कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हीनी का प्रो स्टाइल पढ़ा था, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बहुत लाइट से ही बताया था कि उसने रीडर्स ऑफ पोइट्री क्यों लिखी है। इनफैक्ट उसने रीडर्स ऑफ पोइट्री जो है पोइट्री के डिफेंस में लिखी थी। इंसान डिफेंस कब करता है? जब उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। इट मीन कि फिर पोइट्री के ऊपर कुछ चार्जेस भी लगे होंगे। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स थे जिन्होंने पोइट्री को जो है पैक ऑफ द लाइफ कह दिया था, पोइट्री को जो है लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन कहा था, जिसके डिफेंस में बहुत सारे और पोइट्स ने भी और सारे क्रिटिक्स ने भी लिखा था। लेकिन उनमें जो मेन जो नाम आते हैं वो दो आते हैं, एक फिलिप सिडनी और दूसरा सीमसीनी। उसने भी डिफेंस ऑफ पोइट्री ही लिखा था और सीमसीनी ने रीडर्स ऑफ पोइट्री लिखा था। अब लेट्स सी कि ऐसे क्या एक्यूजेशंस थे, ऐसे क्या चार्जेस थे जो पोइट्री पे लिखे पोइट्री पे किए गए, और फिर सीमसीनी ने उसको किस तरीके से डिफेंड किया था। लेट्स सी, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है accusations against poetry or why did Heaney feel the need to defend the poetry। ऐसे क्या चार्जेस थे जो कि हीनी पे लगे थे, और हीनी ने क्यों, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि उसने जो है डिफेंड किया था पोइट्री को। Over the year, as a form of art, poetry has been greatly criticized. Men have rejected it, calling it a foolish form of escapism। और पोइट्री को जो है एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इंसान ने इसको रिजेक्ट किया और इसको फूलिश फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म कहा, अ पैक ऑफ लाइज कहा। सम आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट इट अ सूटेबल सब्जेक्ट टू बी रीड एंड टॉट। और कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई सूटेबल सब्जेक्ट नहीं है जिसको रीड किया जाए या टॉट किया जाए। दिस अटैक ऑन पोइट्री इज समथिंग दैट हैज continued over the years and is done even today। This propaganda against poetry seems to be subjective, highly biased and unreasonable। अब ये जो प्रोपेगेंडा था अगेंस्ट पोइट्री, ये जो था सब्जेक्टिव था, हाईली बायस्ड। सब्जेक्टिव कहते हैं आपका पर्सनल व्यू पॉइंट, ठीक है। हाईली सब्जेक्टिव था, हाईली बायस्ड था और अनरीजनेबल था कि उसको पोइट्री को इन्होंने वैसे ही फजूल में उसको चार्ज कर दिया या उस पर एलिगेशंस लगा दी। लेट अस नाउ go through some of the accusations against poetry that forced Heaney to defend it। सबसे पहले देखते हैं कि प्लाटो ने क्या कहा था, किस तरीके से उसने पोइट्री को अटैक किया था। प्लाटो ने ही एक्चुअली ज्यादा, प्लाटो और स्टीफन गॉसन इन दो ने पोइट्री को जो है चार्ज किया था। प्लाटो द ग्रेट ग्रीक philosopher attacked poet by saying all poetical imitations are ruinous to understanding of the hearers। वो कहता है ये जितनी भी poetical imitations हैं ये ruinous है to understanding of the hearers। यानी कि जो भी इंसान सुनता है पोइट्री के थ्रू ये उसको रुइन कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी मिसाल दूंगी, ये जितनी भी लव पोइट्री होती है जो अपने बिलव्ड की याद में लिखी जाती है या उसके लिए लिखी जाती है, आप ये देखें कि इसकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा तबाह होती है। नॉट ओनली द यंग जनरेशन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में भी ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग्स, ऐसी सेंस या फीलिंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं जब हम इस तरह की पोइट्री सुनते हैं या इस तरह की पोइट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो पोइट्री वाकई इम्प्रैक्टिकल है, पोइट्री वाकई इंसान को रोइन करती है। लेकिन लेट्स सी कि इज इट द पोइट्री इटसेल्फ और समथिंग एल्स, कि क्या ऐसी चीज है कि पोइट्री क्या वाकई रोइन करती है और किस किस स्टेज पे जाके रोइन करती है। सेकेंडली प्लाटो का ये कहना था कि जो पोइट होता है ना वो एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चला जाता है और उस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन का रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। दूसरा वो कहता था, तीसरा कि ये जो पोइट्स होते हैं ना ये कॉपी करते हैं, ठीक है। तो और चौथा ये कहता था कि ये झूठ बोलते हैं, मतलब एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन जिसका इंसान की असल दुनिया से ताल्लुक ही नहीं है, तो इट मीन्स कि ये झूठ बोलते हैं और एक खुद ही से एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो कि एक झूठी दुनिया होती है। इसलिए ये जितने भी पोइट्स होते हैं वो जो है
कॉपियर्स होते हैं और वो लायर्स होते हैं, ठीक है, वो झूठे होते हैं। तो वो टू हिम एवरी पोइट इज एन इमिटेटर, वो कहता है हर पोइट जो है, प्लाटो ये कहता था कि हर पोइट जो है वो एक इमिटेटर होता है। इमिटेट करना, कॉपी करना, ठीक है, ये जो एक्टर्स जितने भी होते हैं ड्रामास में वो इमिटेट करते हैं, ठीक है, वो उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है और फिर वो उसको इमिटेट करते हैं। Therefore, like others imitators, he is twice away from truth. और इसी वजह से जो पोएट होता है वो बाकी इमिटेटर्स की तरह वो twice away है from the truth. Plato attacked poetry in intellectual, ethical and emotional ground. ठीक है, सॉरी, वो पोइट्री पे जो है अटैक करता है ऑन इंटेलेक्चुअल, एथिकल और इमोशनल ग्राउंड पे। ऑन इंटेलेक्चुअल साइड he says the poet have no knowledge of truth since they imitate only जो है उन्होंने अपीयरेंसेस को सिर्फ वो इमिटेट करते हैं। वो कहता है कि भाई ये जो अगर इंटेलेक्चुअल साइड पे देखा जाए तो ये तो सिर्फ अपीयरेंसेस को इमिटेट करते हैं, ठीक है, इस वजह से इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ और है नहीं, तो जो चीज सामने नजर आती है, ये जो पोइट्स होते हैं उसको अपीयरेंसेस को ये इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, ये कॉपी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका कोई नॉलेज ही नहीं होता। इट इज द ओनली रिफ्लेक्शन और शेडो ऑफ द आइडियल वर्ल्ड। और जिस चीज को वो कॉपी करते हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन होती है या शेडो होती है आइडियल वर्ल्ड की। दिस पोइट्री कैन नॉट टेल अस, कैन टेल अस नथिंग। और फिर वो कहते हैं इस वजह से पोइट्री जो है हमें कुछ नहीं बता सकती अबाउट दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। The moral or ethical objection of Plato against poetry was the telling of lies. और ये जो moral या ethical objection थी प्लाटो की against poetry वो ये थी कि भाई ये जो है ना सारे झूठ बोलते हैं। It can only please the vices and senses of the people by providing them what they like on emotional ground. According to Plato, poetry feeds those emotions which should be starved. It take emotions control. It make the emotions control us when we might have controlled them. प्लाटो ये कहता था कि पोइट्री जो है उन इमोशंस को फीड करती है विच शुड बी स्टार्व्ड, यानी कि जिनको भूखा रखना चाहिए, जिन इमोशंस को पानी नहीं देना चाहिए या जिन इमोशंस को हमारे अंदर रेज नहीं होना चाहिए, पोइट्री ऐसे इमोशंस को जो है फीड करती है ताकि वो इमोशंस ग्रो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि आप कोई सॉन्ग सुनते हैं जो बड़ा दुख भरा होता है, आपकी भी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज, ये जो प्लाटो ने लिखा था ना पोइट्री के बारे में, पहले प्लाटो के दौर में जितना भी फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड क्रिएटिविटी था ना, चाहे वो ड्रामा था, नॉवल था, जितना भी था, उस सबको पोइट्री ही कहा जाता था। फिर चाहे वो ड्रामा फॉर्म में लिखा जाता था, नॉवल फॉर्म में लिखा जाता था या वर्सेस फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है। तो प्लाटो के दौर में अगर हम पोइट्री की बात करेंगे, इट मीन्स कि जितना भी वर्क है ना जो लिखा जाता है, चाहे वो ड्रामा है, नॉवल है, पोइट्री है, प्रोज है, वो सब इसको जो है पोइट्री कहते थे, ठीक है। तो वो कहता है कि ये ऐसे इमोशंस को जो है फीड करता है जो कि इंसान के अंदर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आप कोई दुख भरा गाना सुनते हैं तो आपके भी वैसे इमोशंस जागते हैं। आप कोई लव सॉन्ग्स जो है सुनना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही इमोशंस जागना शुरू हो जाते हैं। हम कोई हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं तो वैसे इमोशंस जागते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें, हम कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं जिसमें सास और बहू, सास जालिम और बहू जो है इस तरह की है, तो फाइनली क्या होता है, हमें ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम उस कैरेक्टर के अंदर, उस कहानी के अंदर, उस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये जो अल्फाज होते हैं इनके असरात होते हैं, और अगर इनको वर्सेस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसके डबल असरात होते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वो कहता है कि इमोशनल ग्राउंड पे भी अगर इसको देखा जाए तो ऐसे इमोशंस को ये मतलब परवान चढ़ाती है पोइट्री, जो कि गलत है। मोर ओवर हमारे अंदर मतलब थ्रू इसी तरह के आर्ट फॉर्म के थ्रू ही जो है बाज़ औक़ात जैसे कहना चाहिए और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिनको जो है पैदा किया जाता है थ्रू द पोइट्री। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें ना, पोइट्री नॉट ओनली, ये तो मैंने आपको इसकी नेगेटिव साइड दिखा दी। आप ये देखें कि
1965 की जो वॉर थी और उसमें हमारे जो थे पायलट्स थे, उन्होंने सिर्फ नूरजहां के गाने सुन के और कितने सारे 1965 की वॉर में उन्होंने इंडिया को शिकस्त दे दी थी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि हमारे इमोशंस जगाती है पोइट्री। और हदीस में है कि शायरी का अच्छा होना अच्छा और शायरी का बुरा होना बहुत बुरा है। ठीक है, तो इस वजह से पोइट्री जब भी पढ़ें तो देख के पढ़ें। और ये जो वर्सेस फॉर्म्स होती है ना, इसके अंदर रिदम होती है। ठीक है, पैटर्न एंड रिदम, ये सारी चीजें होती हैं। आप ये देखें कि ये ये रिदम और पैटर्न्स होते हैं पोइट्री के अंदर, जो इंसान के अंदर इमोशंस जगाते हैं। इन द इमोशनल पोइट्री रीजन इज डोमिनेटेड बाय इमोशंस। और इमोशनल पोइट्री के अंदर हमेशा जो रीजन होती है, लॉजिक होती है, वो डोमिनेट हो जाती है इमोशंस। यानी कि इंसान के ऊपर जब इमोशंस हावी हो जाते हैं उसकी रीजंस के ऊपर, तो इंसान गलती करता है। जब इंसान अपने इमोशंस का गुलाम हो जाता है, बाज लोग जो होते हैं, इवन हम लोग भी, हम लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं। इमोशनली सर पे दुपट्टा पहन लिया, इमोशनली सर से उतार दिया। हमारे अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअल चेंजेस नहीं होते हैं, वो इमोशनल चेंज होते हैं। अच्छा जी, अब ये लेक्चर सुन लिया, किसी ने बड़ा मोटिवेशनल लेक्चर दिया था, 2 दिन के लिए इमोशनली चेंज हो गए, तीसरे दिन फिर वैसे के वैसे। व्हाट इज दिस इज द इमोशनल चेंज। ठीक है, तो बाज औकात हम लोग, और ये अपने अंदर बेटा चेक करें, इफ यू आर डूइंग लाइक दैट इट मीन्स कि यू हैव एन इमोशनल नेचर। यू आर नॉट, मतलब आपके अंदर रीजन एंड लॉजिक वाली दुनिया नहीं आप गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अपने अंदर चेक करें कि आप कितना इस तरह से रिएक्ट करते हैं। 2 दिन बाद क्या चेंज होते हैं या नहीं होते हैं? वापस वही दुनिया पुरानी वाली अडॉप्ट कर लेते हैं या नहीं कर लेते? या किसी के साथ अच्छे हुए तो 2 दिन के लिए हो गए, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो गए। तो ये सारी चीजें इसको चेक करें। और पोइट्री जो है इंसान के इमोशंस को इस तरीके से जो है रेस करती है। बिसाइड इट गिव्स द एनकरेजमेंट टू अनवर्दी इमोशंस एज वेल। ऐसे इमोशंस इंसान के अंदर जो कि अनवर्दी होते हैं, वो उसको एनकरेज भी करती है पोइट्री। And other collect objection usually raised against poetry is illogical. ठीक है, illogical यानी कि and irrational. irrational कहते हैं unreasonable, illogical बगैर लॉजिक के, irrational यानी कि अकल की जहाँ पे मतलब रेशनल थॉट्स यही होती है ना, जहाँ पे हम अपना इंटेलेक्ट, हमारी जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच है एक्चुअली उसको ये फेल कर देती है, जो पोइट्री होती है। तो एन अदर ऑब्जेक्शन यूजली रेज्ड अगेंस्ट पोइट्री इज, क्या था कि ये इलॉजिकल है, इरेशनल इसकी अप्रोच है। द पोइट्स विद देयर इमोशनल क्रेजीनेस एंड लैक ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट कैन नॉट गाइड द मैसेज। ठीक है, वो अपने इमोशनल क्रेजीनेस की वजह से, जो पोइट्स होते हैं, या लैक ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट की वजह से कैन नॉट गाइड द मैसेज। वो मैसेज मतलब मैसेज को नहीं जो है वो मतलब कंट्रोल कर सकते, यानी कि एक हजूम जो इंसानों का है उसको वो गाइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना, वो लिखा होता है पीर बाबा के बारे में, महबूब आपके कदमों में। तो वो क्या है एक्चुअली, वर्ड्स ऐसे होते हैं इंसान, और ये पढ़े लिखे लोग ही उनके पास जाते हैं, सिर्फ खाली अनपढ़ जाहिल लोग नहीं जाते। वो बड़ी लिखी खवातीन भी उनके पास पहुंची हुई होती हैं कि वाकई शायद महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। तो ये जो है, ये क्या होता है कि उनका एक्चुअली मोरल रिस्ट्रेंट जो है, उनका लैक ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट होता है। और जब एक उनका अपना मोरल रिस्ट्रेंट होगा, लैक ऑफ मोरल रिस्ट्रेंट पोइट्स का, तो वो किस तरीके से गाइड करेंगे मैसेज को? तो फिर क्या है, when we analyze Plato's observation with reference to our age, we will find that heaps of objections are still there. अब जब हम एनालाइज करते हैं प्लाटो की ऑब्जर्वेशन को अपने रेफरेंस ऑफ आवर, मतलब हमारे एज के रेफरेंस से, तो वी विल फाइंड दैट कि हीप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस आर स्टिल देयर। आज भी, आज के दौर में भी पोइट्री के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। In modern times, it is usually propagated that poetry is impractical for common people. पोइट्री इम्प्रैक्टिकल है कॉमन पीपल के लिए। पोइट्री डील विद एन आइडियल वर्ल्ड एंड द आइडियल वैल्यू ऑफ द थिंग्स। ठीक है,
वो कहता है कि पोइट्री एक आइडियल वर्ल्ड क्या है जिसके अंदर कुछ गलत नहीं है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो बिल्कुल परफेक्ट है। और वो कहता है द आइडियल वैल्यू ऑफ थिंग्स, और जो परफेक्ट वैल्यू ऑफ थिंग्स है पोइट्री एक्चुअली उस लेवल तक जाके बात करती है। तब पोइट्री और इंसान जब बेटा आइडियल वर्ल्ड के अंदर हम रहना शुरू कर देते हैं, एक्चुअली हम तब फेल होते हैं। एक रियल वर्ल्ड होती है, एक आइडियल वर्ल्ड होती है। जब इंसान जो है आइडियल वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू कर देता है ना, एक्चुअली वो फिर फेल होता है। उसका मियाँ तो बहुत अच्छा है, या ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारा ऐसा होना चाहिए ना, इट मीन्स कि हम आइडियल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। अगर हम हर चीज को ऐसा होना चाहिए कह रहे हैं ना, it means कि we are living in an ideal world, then come to the real world and face it। ये भी अपने अंदर चेक करें कि मैं कितनी दफा दिन में ये कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि हम एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम अपनी रियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पोइट्री जो है वो डील करती है उस आइडियल वर्ल्ड के साथ जिसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री इज द वर्ल्ड ऑफ एस्केपिज्म। ठीक है, वो कहता है ये वर्ल्ड ऑफ एस्केपिज्म है कि इंसान जो है रियल वर्ल्ड से एस्केप करके आइडियल वर्ल्ड में चला जाता है, वेयर नो वन ग्रोन्स, नो वन क्राइज फॉर द नीड ऑफ डेली यूटिलिटी। जहाँ में ना कोई ग्रोन करता है ना कोई क्राई करता है फॉर द नीड ऑफ डेली यूटिलिटी। इट टेक्स द रीडर टू द वर्ल्ड ऑफ एडिक्शन एंड illusions। एडिक्शन नशा, ठीक है, और illusions को ही कहते हैं। Half asleep and tranquil, a reader become unfit to face the practical challenges of routine life। Half asleep यानी कि और tranquil, इंसान जो है जब वो पोइट्री में इन्वॉल्व होता है तो वो हाफ asleep हो जाता है, यानी कि उसकी जो सेंसेस होती हैं वो आधी वैसे ही खत्म हो जाती हैं। और ट्रायंकल यानी कि उसको एक लज्जत महसूस होने लग जाती है। एक रीडर जो होता है जब वो इस ट्रंकल और हाफ asleep हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो अनफिट हो जाता है टू फेस द प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ द रूटीन लाइफ। वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ रूटीन लाइफ को जब वो एक वजदान की कैफियत में आ जाएगा तो फाइनली वो प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ रूटीन लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, हमने लाइफ को सिवाय क्या बना दिया है यार, डांसेस के अलावा करते क्या हैं शादियों के ऊपर, या ओवरऑल भी गाड़ी के अंदर भी गाने चल रहे हैं और वही गाने हम सुनते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उस टाइम हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम होता है। वैसे हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो फिर हमारे पास टाइम होता है कि हम अपने बच्चों से बात कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। उस टाइम भी हमारी ये पोइट्री बीच में आई हुई होती है। और ये वो चीज़ें हैं जो वाकई हमारी ज़िंदगी को इम्प्रैक्टिकल बना रही हैं। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल। और एक और चीज़ बेटा बता दूं कि ये जो वजदान की कैफियत है ना, फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग प्ले होता है और हमारा सर हिलना शुरू हो जाता है, और ये सारी चीज़ें, दैट इज़ हराम। सो इससे भी थोड़ा सा अवॉइड करें कि अगर ये कैफियत आपके ऊपर, और कई लोगों को मैंने देखा है उनके ऊपर ये कैफियत आ रही होती है कि या तो उनके सर हिलना शुरू हो जाते हैं या फिर, और ये तो पोइट्री की बात हो रही है, मैं म्यूजिक की वजह से, क्योंकि म्यूजिक जो है ना ये वैसे ही हदीस में है ना कि ये शैतान का बाजा है, हराम है ना। पोइट्री हराम नहीं है लेकिन म्यूजिक हराम है। ठीक है, तो ये जो म्यूजिक होता है ना ये इंसान की हार्ट बीट्स के साथ, क्योंकि वैसे ही शैतान का बाजा, तो शैतान तो इंसान की ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है। तो आप वो शैतान का बाजा चला दें तो देखें फिर अब आपका हाल क्या होता है। तो आप सारा दिन जो है बेशक अहादीस सुनते रहें, बेशक आप कुरान 10 दफा खत्म कर लें, आप तफसीर 10 दफा खत्म कर लें, अगर आपने जस्ट सम सेकंड्स के लिए थोड़ा सा सॉन्ग सुन लिया ना, आपकी सारी ब्रेन वॉश हो जानी है। ये म्यूजिक इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि ये शैतान का बाजा है ना, हमारी ब्रेन वॉश करने के लिए खाली म्यूजिक काफी है। तो अवॉइड किया करें इसको और कोशिश करें इसको छोड़ दें। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मोहसिना ने मुझे बताया कि मैम मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की थी, मैंने म्यूजिक छोड़ दिया। इधर ही मोहसिना किधर है? मोहसिना ने आज क्लास अटेंड की, तो मोहसिना ने माशाल्लाह म्यूजिक छोड़ दिया। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा ये वो चीज़ें हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊं, ये जो अल्फाज होते हैं ना, इनके असरात होते हैं।
ये जरा लेक्चर खत्म हो जाए, मैं आपको बताती हूँ कि पोइट्री किस तरीके से हमारे इमोशंस के ऊपर इफेक्ट करती है। पहले मैं इसको जरा खत्म कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है पोइट्री से। Poetry, whether it can be romantic or classic, is based upon the theoretical concept. This fact diminishes the range and scope of poetry as compared to other subjects. Poetry चाहे वो romantic है या classic है, वो base करती है upon theoretical concept. This fact diminishes the range. और ये fact जो है diminish करता है range को, scope of poetry as compared to other subject. In readers of poetry, अब ये तो हो गए जनाब चार्जेस सारे जो पोइट्री के ऊपर लगे थे। अब देखते हैं रीडर्स ऑफ पोइट्री में हिनी ने क्या मेंशन किया। ठीक है, लेट्स सी। ये सब अब अगेंस्ट पोइट्री चला गया। अब लेट्स सी के व्हाट इज द सेकंड व्यू पॉइंट, व्हाट इज द पॉजिटिव व्यू पॉइंट रिगार्डिंग पोइट्री, जो कि हिनी अब आपको बताएगा। इन रीडर्स ऑफ पोइट्री हिनी मेंशंस द हेकलर who will want to poetry to be more than an imaginative response to the condition in the world. रीडर्स ऑफ पोइट्री में हिनी मेंशन करता है उन हेकलर्स को who will want poetry to be more than an imagined response, जो कि चाहते हैं कि पोइट्री जो है वो more than imagined response to the conditions in this world. बेटा ये हेकलर जो है ना, इसकी डेफिनेशन जरूर ऐड कीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में कि हिनी ने किसको जो है वो हेकलर कहा था। ठीक है, हिनी ने हर उस बंदे को हेकलर कहा था, और इसकी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी मे बी, और क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो हम हेकलर की डेफिनेशन ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिली। यहाँ पे देखें कि वो हेकलर की बात करता है, टू इंसल्ट समवन, यस। तो अच्छा, लेकिन इसने हेकलर को किसी और मीनिंग में यूज किया था। वैसे हेकलर का मीनिंग होता है टू इंसल्ट समवन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि उसने मेंशन किया था ऐसे हेकलर को who will want poetry to be more than imagined response to the conditions in this world, कि जो चाहते के थे कि पोइट्री जो है वो more than imagined response हो, ज्यादा जो है imagined response हो to the conditions in this world, यानी कि उससे ज्यादा अच्छा response हो पोइट्री का देन एन इमेजिन रिस्पॉन्स, कि जी वो चाहते थे कि पोइट्री कहीं ज्यादा जो है उनको, यानी कि उन्होंने मेंशन किया था ऐसे हेकलर को जिन्होंने तजलील की थी पोइट्री की, तो वो जो कि पोइट्री को एक मोर देन एन इमेजिन रिस्पॉन्स, वो चाहते थे कि भाई ये कोई इमेजिन रिस्पॉन्स है टू द कंडीशंस इन दिस वर्ल्ड, और उन्होंने ये चार्ज लगा दिया था एक्चुअली पोइट्री पे कि भाई ये कोई इमेजिन रिस्पॉन्स है टू द कंडीशन ऑफ दिस वर्ल्ड, और जिसका रियल वर्ल्ड से बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। For the political activist, what is the use of imagining an order which is a complete set of events but cannot produce new events? Even if we accept the ideal presented by the poetry and the noble conception of human nature, what help would it give practically to the society? और political activist जो है वो, for the political activist, what is the use of imagining an order? अब वो कहता है कि अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए ये यूज ऑफ इमेजिनिंग एंड ऑर्डर क्या है, व्हिच इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इवेंट्स, जो कि एक कंप्लीट सेट ऑफ इवेंट्स तो है बट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू इवेंट्स, लेकिन वो न्यू इवेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इवन वी एक्सेप्ट द आइडियल प्रेजेंटेड बाय द पोइट्री, और अगर जो है पोइट्री जो है हम एक्सेप्ट करते हैं कि आइडियल जो है वो पोइट्री के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, एंड द नोबल कॉन्सेप्शन या कोई नोबल कॉन्सेप्शन है ऑफ ह्यूमन नेचर, व्हाट हेल्प वुड इट गिव प्रैक्टिकली टू द सोसाइटी? तो फिर अगर आइडियल और नोबल कॉन्सेप्शन दी जा रही है पोइट्री के थ्रू, तो भाई क्या ऐसी प्रैक्टिकली सोसाइटी को क्या दिया जाता है थ्रू पोइट्री? मतलब पोइट्री क्या हेल्प कर सकती है practically for the society? If a poet has a soul stirring and mind enlightening experience, he has no magic to transfer it in his readers. अगर जो है एक पोइट जो है उसकी एक सोल है जो कि स्टरिंग होती है और माइंड एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होता है, तो ही हैज नो मैजिक टू ट्रांसफर इट इनटू दैट, तो उसके पास कोई मैजिक नहीं है कि वो ट्रांसफर कर दे उसको रीडर में। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग इन पोइट्री इज सब्जेक्टिव, वो उसका पर्सनल है एंड माइट प्रूव अ हेल्प टू पोइट नॉट द रीडर, और वो पोइट को हेल्प करता है, रीडर को हेल्प नहीं करता है। हेंस इमेजेस एंड ड्रीम्स, no matter how inventive or original, will remain
remain just images to satisfy the aesthetic demand of the reader. और no matter कि कितना वो इन्वेक्टिव है या ओरिजिनल है, with remain will remain just images. तो वो जो है जस्ट ये सब इमेजेस ही रह जाएंगे, सेटिस्फाई द एस्थेटिक डिमांड. एस्थेटिक कहते हैं प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड को, ठीक है. तो वो जस्ट उसकी वो जो रीडर की एस्थेटिक डिमांड है वो उसी तक महदूद होके रह जाती है. अब आप देखें कि हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे बेकन ने कहा था ना कि कुछ बुक्स होती हैं जो कि हम च्यू करते हैं, कुछ होती हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, कुछ होती हैं जिनको बस हम वैसे ही चाट लेते हैं. तो किताब को चाटना और किताब को बाशऊर होके पढ़ना दोनों एक डिफरेंट चीज, दोनों डिफरेंट लेवल्स है, ठीक है. आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी. हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मैंने सूरतुल बकरा को 13 साल में सीखा है. 13 साल में. हम अपनी छोटी सी लाइफ में कितनी किताबें खत्म कर लेते हैं लेकिन मोरली हम चेंज नहीं होते. अभी ये सिर्फ सूरतुल बकरा की बात हो रही है, ठीक है. तो दैट्स वाई हम लोग जो हैं अब, क्योंकि हम अपनी एस्थेटिक डिमांड की वजह से एक्चुअली किताबें पढ़ते हैं. हमें ये लगता है कि किताब पढ़ने के बाद जो है या डिग्री लेने के बाद मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी. तो दैट इज आवर एस्थेटिक डिमांड. तो वो जिंदगी को बदलने के लिए हम किताबों को वैसे ही पढ़ रहे होते हैं, डिग्रीज ले रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि उससे हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है. एट द जब तक सोच नहीं बदलती तो जिंदगी भी नहीं बदलती. Poetry over the years has been criticized for the fault of diction. ठीक है. अब जो है पोइट्री ओवर द इयर्स उस पे उसको क्रिटिसाइज किया गया उसकी फॉल्ट ऑफ डिक्शन की वजह से. डिक्शन कहते हैं किसी भी चीज की डेफिनेशन को. पोइटिक डिक्शन यानी कि पोइटिक लॉज ऑफ राइटिंग, ठीक है. पोइटिक डिक्शन या पोइटिक डेफिनेशन के किस रूल्स एंड लॉज के ऊपर किस अंदाज में ये लिखी गई है. पोइट्स यूज फार फेच्ड वर्ड्स एंड इमेजेस कंफ्यूजिंग the reader instead of giving them clarity of vision. The poet used specialized vocabulary for the composition of poetry. Great poets like Alexander Pope, Dryden, Brown, and Addison, etc., have been found culprit of complex and deliberately subtle poetic diction. Hence, instead of solving problems for the society, poetry becomes mere juggling of words whose only pleasure is the diction and not the idea. अब वो डिक्शन ही रह गया, उसका स्टाइल ही रह गया, आइडिया नहीं रहा पोइट्री का. द पोइट्स राइट इन एन ऑर्नेट पुरतकल्लुफ अंदाज में वो लिखा करते थे, पॉम्पस स्टाइल विच इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग बिविल्डर एंड कंफ्यूज द रीडर. वो हमें बिविल्डर कर देती है ऐसी पोइट्री और कंफ्यूज कर देती है. It neither convinces nor persuade. ना तो वो convince करती है ना ही वो persuade करती है. To conclude, we may say that the poetry has been severely criticized. It has been called a useless knowledge and waste of time. It has been said that there are other more fruitful knowledge and a man may better spend his time in them than poetry. Being twice removed from reality, it is the mother of lies. क्योंकि ये twice remove है from reality, ये प्लाटो ने उसको कहा था, तो उसने कहा था कि ये mother of lies है. Poetry produces desire in man to indulge in fancy and daydreaming. These are the reasons that compelled Plato to banish poet from Republic. Simasini, an ardent professor, critic, and a famous poet, could not hold a silent tongue and decide to disband poetry. No doubt he has done it in a commendable way. अच्छा जी, commendable way. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं these are the reasons जो कि compel करती हैं प्लाटो को to banish the poet from Republic. उसने एक बुक लिखी थी The Republic. उसके अंदर उसने एक यूटोपियन वर्ल्ड, प्लाटो का यूटोपिया आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी रिपब्लिक के अंदर लिखा गया था. गुलिवर्स ट्रैवल्स में आपने वो मोक यूटोपिया पढ़ा था ना, तो एक्चुअली वो रिपब्लिक के अंदर ही प्लाटो का ही एक्चुअली रिपब्लिक में उसने यूटोपिया लिखा था. यानी कि यूटोपियन लैंड एक ऐसी लैंड है जो कि आइडियल लैंड है, और प्लाटो ने उस यूटोपियन लैंड में से ऐसे तमाम लोगों को निकाल दिया था जो कि दुनिया में करप्शन
जो है वो पैदा करते हैं, जिसमें लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे, उनको उसने निकाल दिया था और साथ उसने पोइट्स को भी निकाल दिया था। उसने कहा था ये इंसान के माइंड को ख़राब करते हैं, ये जितने भी पोइट्स हैं ये इंसान को इमोशनली जो है वो वीक कर देते हैं, इंसान इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको इम्प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर ले जाते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो उसने ये चार्ज लगाया था पोइट्स के ऊपर। फिर वो ये कहता है कि क्योंकि ये कॉपी करते हैं नेचर को, इमिटेट करते हैं नेचर को, तो इनके पास अपना तो कुछ होता नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू जो कि वो राइट करते हैं, तो इस वजह से दे आर द कॉपियर्स। फिर उसने कहा था कि ये एक ऐसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं जो कि झूठी है, फिक्टिशियस कैरेक्टर बनाते हैं। अब फिक्शन के अंदर क्या होते हैं, फिक्टिशियस कैरेक्टर होते हैं ना, झूठे कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसने कहा था कि ये ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, यानी कि गॉड्स गॉडेसेस दिस एंड दैट सो ऑन, कि इस वजह से ये झूठे मतलब होते हैं। तो इस वजह से इसने कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, तो ये लायर्स हैं, ये मदर ऑफ लायर्स हैं, या पैक ऑफ लायर्स कहा था इसको। तो ये सारे चार्जेस थे जो पोइट्री के ऊपर लगे थे। अब हीनी ने इसके जवाब में उसका डिफेंस कैसे किया था, लेट्स सी।